हाँ, तो हिस्ट्री का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अपन। और आज अपन क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो आपकी एनसीईआरटी बुक में हेडिंग है नगर एवं व्यापार, टाउन्स एंड ट्रेड। और जैसा कि अपन एक फ्लो चार्ट बनाते हैं उसी अकॉर्डिंग पहले चार्ट बना लिया। इस नगर व्यापार में जो हेडिंग्स है इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, एक तो पढ़ेंगे नए नगर, न्यू सिटीज़। फिर अपन सेकंड पढ़ेंगे नगरीय जनसंख्या, अर्बन पॉपुलेशन। लेकिन अर्बन पॉपुलेशन में भी क्या एलाइट्स कौन कौन से हैं, यानी कि संभ्रात वर्ग कौन से हैं, और कौन से क्राफ्ट्स पर्सन्स हैं, यानी शिल्पकार जो होते हैं वो कौन से हैं। फिर नंबर 3 पढ़ेंगे उपमहाद्वीप और उसके बाहर का जो कहाँ व्यापार किया जाता था, यानी हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है और भारत मान लीजिए, और उसके बाहर कहाँ तक ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड कहाँ तक किया जाता था। और फिर राजा और उसके सिक्के के कौन कौन से कॉइन्स थे, कि कौन सा किंग या राजा चलाता था, वो सब, यानी कॉइन्स एंड किंग्स, यानी सिक्के और राजा। ये 4 टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर अपने रहेंगे। इस तरीके से जो शानदार स्टडी अपनी चल रही है, एक एक टॉपिक चाहे ज्योग्राफी का हो उसमें भी शानदारपन पढ़ रहे हैं, तो ये इस अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कितना शानदार तरीके से अपना कोर्स कंप्लीट हो गया। बस मेरी अकॉर्डिंग आपको पढ़ते हुए जाना है। तो करते हैं स्टार्ट। पहला नए नगर। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, मोस्टली 6ठी शताब्दी की बात है, इसलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों, उपमहाद्वीप का मतलब यहाँ पर इंडिया से हैं, ऐसा मान लो आप, भारत से हैं, उसके विभिन्न क्षेत्रों में जो नए नगरों के विकास है उसका उल्लेख कीजिए। मतलब 6ठी शताब्दी के पूर्व जो हमारे भारत है, उपमहाद्वीप जो है, इसमें कौन कौन से जो नए नगर का विकास हुआ था। मेंशन डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 6th सेंचुरी BC। तो आंसर लिखेंगे, बहुत ही शानदार आंसर है कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक नगरों का विकास हुआ। इनमें से अधिकांश नगर वो महाजनपदों की अपन 16 महाजनपद पढ़े थे, ठीक है। जल्द ही इसकी ट्रिक मैंने आपको कंपटीशन वाला चैनल अपलोड कर दी। तो यानी कि इसमें अधिकांश नगर जो महाजनपदों की राजधानियां थी, ठीक है। यानी मैनी अर्बन सेंटर्स वर इमर्ज्ड इन सर्वल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 6th सेंचुरी BC। और ये जितने भी नगर थे, मोस्ट ऑफ दीज वर कैपिटल्स ऑफ महाजनपद, ये महाजनपदों की राजधानियां थी, जितने भी शहर थे, ठीक है। ओके, प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। संचार मार्गों के किनारे का मतलब है वर्चुअली और मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलोंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो संचार मार्ग है जहाँ से आना जाना होता था, उस मार्गों पे मोस्टली जितने भी नगर थे वो कहाँ बसे हुए थे, उनके किनारे बसे हुए थे। जैसे कि पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे, ठीक है। यानी कि वर्चुअली ऑल मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलोंग, ये हो गया। सम सच एज पाटलिपुत्र वर लोकेटेड ऑन रिवराइन टून, मतलब रिवराइन रूट्स, मतलब जो नदी रूट्स है, जिधर से नदियाँ बहती है उसके पास में ही बसा हुआ था पाटलिपुत्र। इसके अतिरिक्त पुहार की बात करें अपन, वो समुद्र तट पे, यानी जो समुद्र का तट है, सी। अदर सच एज अपन ये पढ़ लिया क्या, हाँ ये हो गया। फिर अपन बात करें इसके अतिरिक्त पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर जहाँ समुद्री मार्ग से प्रारंभ हुए। अदर सच एज उज्जैनी वर लोकेटेड अलॉन्ग लैंड रूट्स एंड येट अदर्स सच एज पुआर, ठीक है, वर लोकेटेड नियर द कोस्ट, समुद्र के किनारे बसे हुए थे। यानी कि और फिर मथुरा की बात करें, फ्रॉम वेयर सी रूट्स, हो गया। और मैनी सिटीज़ लाइक मथुरा वर बस्टलिंग सेंटर्स फॉर कमर्शियल कल्चर। ये तो अपन को पता ही है कि जो मथुरा है वो व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिए प्रमुख केंद्र थे। तो क्वेश्चन क्या बना कि 6ठी शताब्दी के पहले जो सिटीज़, यानी 6th सेंचुरी के पूर्व जो नगर बसे, वो मोस्टली महाजनपदों की कैपिटल थे, महाजनपदों की राजधानियाँ थी मोस्टली, लगभग। और उनमें अपन ने पाटलिपुत्र के बारे में लिख देना है। पाटलिपुत्र कहाँ था, वो नदी मार्ग पर था। उज्जैनी वो नगर वो भूतल मार्गों के किनारे पर बसे हुए थे। पुआर जो था वो समुद्र तट के ऊपर, यानी जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर था। मथुरा जो वो अपना आपको बताइए कि कल्चरल, पॉलिटिकल और कमर्शियल, यानी कि वो अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक और व्यवसायिक इन सबसे रिलेटेड नगर था। तो बेहद आसान है ना, 3 एग्जाम्पल तो याद रह ही सकते हैं यार, पाटलिपुत्र है, मथुरा है, पुआर है, उज्जैनी है, 4 तो याद रखना है, ठीक है, बेहद आसान था। फिर नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है पाटलिपुत्र, अभी जो पढ़ा अपन ये पाटलिपुत्र, इसकी कुछ हिस्ट्री है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कंपटीशन सिविल सर्विसेज में रिटन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि पाटलिपुत्र की हिस्ट्री लिखी है। पाटलिपुत्र के बारे में आप क्या जानते हैं, हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र का जो विकास है वो पाटलीग्राम नामक एक गांव से हुआ था। पाटलीग्राम नामक एक गांव से शुरुआत इसकी हुई थी।
पाटलिपुत्र बिगिन एज ए विलेज नोन एज पाटली ग्राम। पहली बात तो ये। दूसरी बात, 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी जो कि राजगाह या राजगीर से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया और इसका नाम पाटलिपुत्र रख दिया। फिर सुनो, पहली बात तो ये पाटलीग्राम नामक एक गांव से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद में जो 5वीं सदी की बात है, 5वीं सदी से पहले जो मगध के शासक थे उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी राजगाह, जो पहले इनकी राजधानी हुआ करती थी, कैपिटल थी राजगाह, राजगीर इनकी कैपिटल थी। उसको वहाँ से हटाकर इस पाटलिपुत्र को एक बस्ती बनाने के लिए, एक सेटलमेंट करने के लिए इस बस्ती को लाने का निर्णय किया और इसका नाम रख दिया पाटलिपुत्र। इन द 5th century BC, the Magad rulers decided to shift their capital from राजगीर बोल दो, on this settlement and renamed is पाटलिपुत्र। बात आती है 4वीं शताब्दी की। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पाटलिपुत्र जो है वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन 1 मार्क्स से अंदर से आता है, नोट्स से बाहर तो कुछ जाना ही नहीं है। क्या आएगा कि जो पाटलिपुत्र है वो 4वीं शताब्दी पूर्व किसकी राजधानी हुआ करता था, तो वो मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर की कैपिटल हुआ करता था, राजधानी हुआ करता था। और ये एशिया महाद्वीप जो एशिया कॉन्टिनेंट जो है उसमें सबसे बड़े नगरों में एक नगर बन गया था पाटलिपुत्र 4th सेंचुरी में। ठीक है, बाय द 4th century BC इट वॉज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन एशिया। सबसिक्वेंटली इट्स इंपॉर्टेंस अप्रोप्रिएटली डिक्लाइंड। ठीक है, हालांकि उसके बाद में यहीं से ये पूरा टॉपिक एक साथ है। ये देखो, ये अपना एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, ये गलती से इसको नीचे उतारना था जिसको यहीं उतार दिया। ये हेडिंग अपनी एक रह जाएगी। ठीक है, ये वाली कि कालांतर में इसका महत्व कम हो गया। सबसिक्वेंटली इट्स इंपॉर्टेंस अप्रेंटली डिक्लाइन, थोड़ा सा धीरे धीरे इसका महत्व कम होने लग गया। पहले तो बहुत शानदार था लेकिन कालांतर में धीरे धीरे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ा उसके बाद में इसका महत्व कम हो गया। और 7वीं शताब्दी में जो एक चीनी यात्री आया था हेनसांग, ठीक है ना, सुना होगा इसके बारे में, यहाँ आया था। तो उसने जब इसको देखा यहाँ के तो बिल्कुल खंडर नजर आया, ये बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, खत्म हो गया था। कि व्हेन द चाइनीज पिलग्रिम ह्यूएनसांग विजिट द सिटी, हेनसांग बोल दो चाहे ह्यूएनसांग बोल दो, सिटी इन द 7th century सी, ही फाउंड इट रून्स कंप्लीटली, ये डिस्ट्रॉयड हो चुका था, खत्म हो चुका था। ठीक है, तो ये पाटलिपुत्र की हिस्ट्री थी। फिर है 6वीं शताब्दी से पूरे नगरों में रहने वाले जो संप्रांत वर्ग है, देखो अपने स्टार्टिंग पढ़ा था, ये चीज़ कंप्लीट होगी अपनी। ये अब ले रहे हैं अपन ये नगरों की जनसंख्या में संभ्रांत वर्ग, ये इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार, ये दूसरी वाली हेडिंग पूरी ले ली अपन ने। ठीक है, इसका उल्लेख कीजिए। मेंशन एलेट्स एंड क्राफ्ट पर्सन दैट लिव्ड इन द सिटीज फ्रॉम 6th century BC। इसके अंदर क्या था तो देखो कि किलेबद्ध नगरों में उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार जो ऐसे बर्तन बनाने वाले ये लोग। तो हमने देखा तो किलेबंद नगर थे, चारों किलेबंदी की हुई थी और उनमें मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली है। ठीक है, द किंग्स एंड द रूलिंग एलेट लिव्ड इन फोर्टिफाइड सिटीज। इन फोर्टिफाइड सिटीज फाइन पोएट्री बॉल्स एंड डिशेज विथ ग्लॉसी फिनिश हैव बीन फाउंड। ये हमें यहाँ पर मिला है। ठीक है, संभवतः इनका उपयोग धनी लोग करते होंगे। ठीक है, एंड दिस वॉज प्रॉबेबली यूज्ड बाय रिच पीपल, क्योंकि उस टाइम पर वरना इतने महंगे महंगे थालियाँ वगैरह ये तो कौन यूज़ करता होगा, ये तो कोई रिच पीपल ही करता होगा। इसके साथ ही वहाँ पर सोने, चांदी, हाथी दांत, कांसे आदि के बने आभूषण, उपकरण, हथियार भी मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आइवरी एक्सेट्रा, ये भी हमें वहाँ पर मिले हैं। इनका उपयोग भी शायद धनी लोगों द्वारा ही किया जाता होगा। ऑल्सो बिन फाउंड दीज वर ऑल्सो यूज्ड बाय द रिच पीपल। इसका भी रिच पीपल यूज़ करते होंगे क्योंकि सोने चांदी के बर्तन तो वरना कौन यूज़ करता होगा। और दानात्मक अभिलेख भी मिला, एक दानात्मक अभिलेख भी लिखा दूंगा 1 मार्क्स में, जो दान की हुई ज़मीन होती है, जो धार्मिक पर्पस से यानी रिलीजियस पर्पस से दान की जाती है कि यहाँ पर कोई मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, जो भी। ठीक है, तो दानात्मक अभिलेखों में नगरों में रहने वाले बुनकर, लिपिक, बढ़ई, स्वर्णकार, व्यापारी, अधिकारी के बारे में भी विवरण मिलता है। दानात्मक एक अभिलेख मिला है, दानात्मक अभिलेख का मतलब है दानात्मक इंस्क्रिप्शन या फिर वोटिव इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। इसमें एक जानकारी मिली है कि इसमें लिपिक, बढ़ई, स्वर्णकार, ये सब व्यापारी सब लोग, इनके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। तो एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है
कि जो दानात्मक अभिलेख है इसमें किसकी जानकारी मिलती है। तो वोटी इंस्क्रिप्शन हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट वीवर्स, स्क्राइब्स, कारपेंटर्स, गोल्डस्मिथ्स, मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एक्सेट्रा, ये सब इन सब के बारे में जानकारी, अधिकारी का मतलब ऑफिशियल्स, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। फिर एक ये मूर्ति है जो आपकी बुक में थी। इस मूर्ति को अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक में आराम से यहाँ पर ये सब बने हुए हैं और ये थोड़ी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है इसके अंदर। तो ये मथुरा से मिली एक मूर्ति का भाग है, छोटा सा एक मथुरा से मिली एक मूर्ति का टुकड़ा है, भाग है, और मतलब कि दिस इज़ पार्ट ऑफ एन इमेज फ्रॉम मथुरा। और इस पर प्राकृत में अभिलेख है, ये पूरा प्राकृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख है। प्राकृत ऑन द पेडेस्टल इज ए प्राकृत इंस्क्रिप्शन। और एक स्वर्णकार धर्म की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया था। ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे मेंशनिंग दैट वुमेन नेम्ड नागपिया द वाइफ ऑफ गोल्डस्मिथ, जिसको अपन स्वर्णकार बोलते हैं, स्वर्णिका, नेम था उसका धर्म का। ठीक है। एक का क्या नाम, हाँ, धर्मक था। इंस्टॉल दिस इमेज इज ए श्राइन, उसने इस इमेज को जो है एक धार्मिक स्थल बना दिया था जहाँ पर ये स्थापित की गई है। उस पूरे, जैसे अपन कई मूर्ति भगवान की रख देते हैं फिर वो धार्मिक स्थल बन जाता है, वहाँ पर हर कोई लोग आते हैं और वो उसकी पूजा पाठ करते हैं, वो अगरबत्ती वगैरह करते हैं, वो सब वैसे इसको बना दिया। लेकिन किसने, एक स्वर्णकार था धर्मक, उसकी वाइफ ने, जिसका नाम था नागपिया। कोई वन मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि किसने इसको धार्मिक स्थल बना दिया, किसने इसको एक रिलीजियस प्लेस बना दिया। ठीक है, तो उसका ज़रूर ध्यान रखना, छोटा सा क्वेश्चन था, ये भी देख लेते हैं। फिर है अपने जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ी थी, देखो ये चार्ट जो अपना था इसमें ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, ये नंबर 3 अपन पढ़ेंगे। अब बहुत ही शानदार चीज़ है उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार जो है। तो देखो 6वीं शताब्दी यानी कि ट्रेड इन द सबकॉन्टिनेंट बियॉन्ड, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्ग और भूमार्ग विकसित हो चुके थे। यानी फ्रॉम द 6th century BC लैंड रिवर रूट्स क्रॉस द सबकॉन्टिनेंट एंड ओवरलैंड इनटू सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड एंड ओवरसीज, और मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग वो स्थापित हो चुके थे। इसका मतलब ये है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही जो महाद्वीप है वहाँ पर सड़कें बन चुके हैं। सॉरी, ये नदी मार्ग जो है और ये भूमार्ग है। नदी मार्ग का मतलब समझते हो, जहाज़ों के द्वारा जाया जाता है, और जो ये भूमार्ग का मतलब है सड़कें, रूट्स ज़मीन पे ऊपर, वो बन चुकी थी। ठीक है, ओके। फिर समुद्र तट पर बने अनेक बंदरगाहों से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैल गया था। जलमार्ग किसकी बात करें अपन, जलमार्ग की, यानी कि फ्रॉम पोर्ट्स द डॉटेड द कोस्ट लाइन एक्सटेंडिंग अक्रॉस द अरबियन सी टू ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। कहाँ तक फैल गया था जलमार्ग, वो अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैल गया था। अपन क्या पढ़ रहे हैं पता तो चल गया ना आपको, अपन पढ़ रहे हैं उपमहाद्वीप और उसके बाहर जो व्यापार होता था उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और व्यापार कैसे होगा भाई, बिजनेस कोई भी करता है, गाड़ी घोड़े लेके जाता है, आदमी जाता है, उनके लिए रास्ता चाहिए। तो अपने ये पता चल रहा है कि ये रास्ते वगैरह बने हुए हैं पहले से ही, इसका मतलब यहाँ पर व्यापार या ट्रेड होता होगा। ठीक है, ये बात है। और फैल गया था, और बंगाल की खाड़ी से ये मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। यानी कि यहाँ से अपन पढ़ेंगे, ये हो गया, हाँ, फ्रॉम पोर्ट्स डेट डॉटेड द कोस्ट लाइन एक्सटेंड, ये हो गया अरबियन सी टू नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया एंड थ्रू बे ऑफ बंगाल दो साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, वहाँ तक फैल गया था। राजाओं ने इन मार्गों पर नियंत्रण करने का प्रयास भी किया था, क्योंकि ज़्यादा जब रास्ते फैल जाते हैं तो राजा कंट्रोल करता है। जैसे हमारे सरकार नहीं होती, चाहे जितनी सड़कें बनवाती है, कहाँ से रूट निकालना है गवर्नमेंट डिसाइड करती, वैसे भी उस टाइम का राजा गवर्नमेंट होती थी, तो वो उस पर कंट्रोल का काम करता था। तो रूलर्स ऑफ्टन अटेम्प्ट टू कंट्रोल दिस रूट्स, ये भी है। तो ये अपना हो गया। इसके बाद कंटिन्यू भी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। व्यापारी वर्ग जो हैं, मतलब जितने बिजनेस करने वाले लोग हैं, व्यापारी वर्ग व्यापारिक मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी भी थे। अच्छा, पहले गाड़ी घोड़े ट्रेनें या बसें तो थी नहीं, तो या तो बैलगाड़ी होती थी, या पैदल चलते थे, या खच्चर होते थे, या घोड़े होते थे। इनके द्वारा लकड़ी की जो बनी होती थी उस गाड़ी को खींचते थे। तो व्यापारी वर्ग के अंदर ये सब लोग ऐसे लोग होते थे, ये भी आपको बहुत ज़रूर जानना है। मर्चेंट्स में कौन थे? दोज हू ट्रैवर्स दीज रूट्स इंक्लूडिंग पैडल्स हु
हु प्रोबेबली ट्रेवल्ड ऑन फूट, या तो पैदल, या फिर मर्चेंट्स हु ट्रेवल्ड विथ कैरावंस और बुलॉक कार्ट्स, यानी कि जिसको अपन बैलगाड़ी बोलते हैं, एंड पैक एनिमल्स, ठीक है, ये सब, या फिर खच्चर, घोड़े खच्चरों के द्वारा एक साथ व्यापारी जो ग्रुप में चलते थे, दल में चलते थे। आई थिंक बड़ा मज़ा आता होगा इनको, क्योंकि आराम से चलो, पैदल चलो, ना कोई पोल्यूशन, ना कोई बात, कहीं पर रुक गए आराम से बातें करो, अच्छा से खुद खाना बना के खाओ, बड़ा मज़ा, ये बहुत शानदार लाइफ लगती है मेरे को। जैसे आजकल तो क्या कोई मतलब नहीं है, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, और मतलब गाड़ी घोड़े वाला वो बात नहीं, लेकिन जो ये लाइफ होती होगी ना, ये बड़ी शानदार लाइफ होती होगी। आराम से जाते थे लंबे लंबे बहुत, यानी कि 2-2 6-6 महीने लगते थे इनको रास्ते में, ना जाने कितनी जगह, बिल्कुल सुनसान जगह, आराम से देखते हुए चलते सब जगह, तो बहुत अच्छा लगता है। कोई पोल्यूशन नहीं, कोई झंझट नहीं। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे। ऑल्सो देयर वॉज सी फेयर्स, यानी कि ऐसी बात नहीं, समुद्र से भी लोग यात्राएं करते थे। और आयात निर्यात नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे बनी वस्तुएं, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटियाँ आदि वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। यानी कि ये ऐसी चीज़ें या तो ले जाई जाती थी या फिर लाई जाती थी। ये सब याद कर लेना बेहद आसान है कि हम भारत में या फिर अदर भारत के बाहर, सब कॉन्टिनेंट के बाहर कहाँ का व्यापार करते थे। तो पहले अपन ने बताया सड़कों का, रूट्स का बताया, फिर व्यापारी वर्ग बताया, यानी कि ट्रेडर्स, मर्चेंट्स जो है वो कैसे कैसे होते थे, कैसे कैसे जाते थे। फिर अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, क्या ले जाते थे, क्या लाते थे। तो बेसिकली नमक, अनाज, कपड़ा, ये सब जितनी भी वस्तुएं, जड़ी बूटियाँ वगैरह होती है, इनका आयात या निर्यात होता रहता था। बेसिकली यही चीज़ें पहले ज़रूरतमंद थी, आजकल तो तरह तरह की हो गई। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ए वाइड रेंज ऑफ गुड्स वर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सॉल्ट, ग्रेन, क्लॉथ्स, मेटल्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, स्टोन, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा, ये होता था। भारत से क्या ले जाया जाता था बेसिकली, तो भारत से काली मिर्च, क्योंकि भारतों में तो मसाले ज़्यादा होते हैं, तो मसाले यानी काली मिर्च जैसे मसालों, कपड़ों, जड़ी बूटियों का निर्यात जो रोमन साम्राज्य हैं उनको किया जाता था। हालांकि जड़ी बूटियाँ वगैरह भी अपन भेजते थे, लेकिन बेसिकली हम रोमन जो एम्पायर है उसको हम काली मिर्च जैसे मसाले या फिर कपड़े और जड़ी बूटियों का हम निर्यात करते थे। निर्यात का मतलब यहाँ से वहाँ भेजते थे। यानी कि स्पाइसेस, स्पेशली पेपर यानी काली मिर्च, वर इन हाई डिमांड इन द रोमन एम्पायर एज वर टेक्सटाइल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, ये जड़ी बूटियाँ जिसे बोलते हैं, वो सब हम यहाँ से बेचते थे रोमन एम्पायर को। ठीक है, रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य को। बहुत ही शानदार टॉपिक है। यानी कि अपन ने क्या पढ़ा, ये वाला टॉपिक पढ़ा है। कौन सा? ये, यानी कि उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार कैसे हम लोग करते थे, क्या हम यहाँ से इंपोर्ट करते थे, क्या एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, वो सब अपन इसके अंदर पढ़ा। ठीक है, बहुत ही शानदार टॉपिक। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं, हाँ ये हो गया ना। हाँ, नेक्स्ट लेते हैं अपन मालाबार तट या आधुनिक केरल। ये आधुनिक केरल के बारे में एक बात लिखी हुई है। मालाबार तट बोल दो चाहे, या आधुनिक अभी 8% का केरल बोल दो, पहले इसको मालाबार तट बोलते थे, यानी पहले इसको मालाबार कोस्ट बोला जाता था और प्रेजेंट में इसको केरला बोलते हैं। ठीक है, तो एक क्या हुआ था कि एक यूनानी समुद्र यात्री था, समुद्र यात्री का मतलब समुद्र से होकर आया था, समुद्री यात्री था। उसके द्वारा रचित एक लिखा हुआ है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का एक अंश लगभग प्रथम शताब्दी है। उसके ऐसा मतलब एक अभिलेख ऐसा मान लो। फिर सुन लो अपन किसकी बात कर रहे हैं। अभी जो 8% केरला है, आधुनिक जो केरल है, जिसको अपन मालाबार तट या मालाबार कोस्ट पहले बोलते थे, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, और वो किसके द्वारा लिखी हुई मिली है। वो एक समुद्री यात्री था, यूनान का रहने वाला। उसने लिखा है कि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, उसका एक अंश का मतलब है, उसकी कुछ बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हियर इज एन एक्सपर्ट ऑफ फ्रॉम पेरिप्लस ऑफ द अर्थियंस ईयर, एरिथ्रियन सी कंपोज्ड बाय एन ऑटोमनस ग्रीक सेलर, जिसने 1st सेंचुरी सी के लगभग ये लिखा था। उसमें क्या लिखा है कि भारी मात्रा में काली मिर्च और दालचीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में जो विदेशी व्यापार आते थे वो जहाज भेजते थे। बात किसकी कर रहे हैं अपन? केरला की। इसमें लिखा हुआ है कि भारी मात्रा मतलब बहुत ही संख्या में विदेशी यात्री काली मिर्च वगैरह, ये दालचीनी मंगाने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े जहाज भेजा करते थे। यानी कि दे सेंड लार्ज शिप्स ऑफ दिस मार्केट टाउन्स एंड अकाउंट ऑफ द ग्रेट क्वांटिटी एंड बल्क ऑफ पेपर। बल्क ऑफ पेपर का मतलब बड़ी संख्या में काली मिर्च। एंड क्या नाम है ये, मालाबेथन पॉसिबली सिनम प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड दीज रीजन्स। ये बेसिकली यहाँ पर जो विदेशी व्यापारी जो होते हैं वो यहाँ पर भेजते थे। और तीसरा ये भी बात लिखी, यहाँ सिक्कों और पुखरा जो पहना जाता है हाथ में,
सिक्के पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टिन और शीशे, उच्च कोटि के मोतियों, हाथी दांत, रेशमी, कोई 3-4 याद कर लेना बहुत है, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थर, हीरे, काले नग और कछुए की खोपड़ी का आयात भी, आयात का मतलब हम यहाँ लाते थे, इनका आयात भी कहते हैं कि किया जाता था। ये भी इसके जो ये एक यूनानी समुद्री यात्री है उसके जो कुछ लिखी है, इंस्क्रिप्शन जो लिखी है उसमें ये बातें लिखी हुई है। देयर आर इम्पोर्टेड हियर कॉइन, टोपाज, एंटीमनी, ठीक है, जिसको अपन मिनरल यूज कलरिंग सब्सटेंस बोलते हैं, कोरल क्रूड ग्लास, कॉपर, टीन, लेड, फाइन फॉल्स, एवरी सिल्क, क्लॉथ, ट्रांसपोर्ट स्टोन्स ऑफ ऑल काइंड्स, डायमंड्स एंड सेपर्स, जितने भी ये टर्टोइज वगैरह, टर्टोइज मतलब इसकी खोपड़ी, खोपड़ी किसकी, कछुए की, टर्टोइज मतलब कछुआ होता है उसकी खोपड़ी, इन सब का आयात भी किया जाता था। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं थोड़ा सा। फिर तमिलनाडु के कोडुमनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मंगू के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और ये संभव है कि पेरिप्लस में जो वर्णित है, मतलब पेरिप्लस में जो लिखा हुआ है वो पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापारी लाए होंगे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ अ बीड मेकिंग इंडस्ट्री यूजिंग precious and semi precious stones has been found in कोडुमनाल है ना, हाँ कोडुमनाल जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। इट इज़ लाइकली दैट लोकल ट्रेडर्स ब्रॉट द स्टोन्स मेंशन इन द पेरिप्लस फ्रॉम साइट्स सच एज दीज ऑफ कॉस्टली पोर्ट्स। ये बातें पूरी की पूरी अपना हमें आधुनिक केरल प्रेजेंट जो केरला उसके अंदर मालाबार तट के अंदर जो क्या क्या होता था, अपन ज़्यादा नहीं घुसेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपको ज़रूर याद करना है, ये इसका ध्यान रखना, बाकी तो कोई खास वो नहीं है, लेकिन फर्स्ट सेकंड पॉइंट आपको अगर इसका याद कर लेते हो तो कोई 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनता तो ले लेंगे, बन जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है एक छोटी सी हेडिंग है पेरिप्लस, अभी पढ़ा था अपन ने पेरिप्लस, तो ये जो इसने यहाँ वर्ड यूज़ किया पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये पेरिप्लस क्या है, ठीक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है, सीधी सी बात है यूनानी भाषा का शब्द होगा क्योंकि वो जो यात्री था वो यूनानी था, यूनान का रहने वाला था, तो पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है। पेरिप्लस इज ए ग्रीक वर्ड और इसका अर्थ समुद्री यात्रा है क्योंकि वो समुद्र से तो आया था, यानी कि विच मीन सेलिंग अराउंड एरिथ्रियन वाज द ग्रीक नेम फॉर द रेड सी। इसका मीनिंग क्या है, ये अर्थ समुद्री यात्रा है और एरिथ्रियन यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं। देखो ग्रीक सी इसका मतलब हो गया सेलिंग अराउंड, ठीक है, यानी कि समुद्री यात्रा, एंड जो एरिथ्रियन था इसका मतलब है, ये भी ग्रीक नेम ही है, इसका मतलब था रेड सी, यानी ये भी एरिथ्रियन भी यूनानी भाषा का शब्द, इसका मतलब लाल सागर को कहते हैं। तो बहुत इजी हो गया। पेरिप्लस का तो मतलब हो गया समुद्र की यात्रा करना और एरिथ्रियन का मतलब हो गया रेड सी, लाल सागर, दोनों का मतलब हो गया, समझ में आ गया। फिर एक मैंने कहा था कि दानात्मक अभिलेख, अभी पीछे लिखवा था, मैंने कहा भी था कि आगे से हम लिखवा दूंगा। वोक्टिव इंस्क्रिप्शन, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, चिंता करने वाली बात नहीं है, जो कह दिया वो पूरा 100% होगा। 95+ का टारगेट ले लिया तो ये अपन 100% श्योर इसको अचीव करेंगे, बस आपको मेरी रिकॉर्डिंग पढ़ना है। तो वोटिव इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, दानात्मक अभिलेखों में क्या होता था, धार्मिक संस्थाओं को दिए दान का विवरण होता था। लेकिन ध्यान रखना धार्मिक संस्थाएं याद रहनी चाहिए आपको, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, धार्मिक संस्थाओं का मतलब है कि आप मंदिर बना सकते हो, मस्जिद बना सकते हो, गुरुद्वारा, कुछ भी ऐसा, उनके लिए हम आपको दान कर रहे हैं, उनके बारे में जो लिखा है दानात्मक अभिलेख, ठीक है, ये चीज़ है, उनके दिए के दान का विवरण है। देखो ये अभिलेखों का मतलब होता है, इंस्क्रिप्शन का मतलब है जिसमें कुछ बातें लिखी हुई है। तो जो दानात्मक अभिलेख उसमें किन की बातें लिखी हुई है, उनके अंदर धार्मिक संस्थाओं की बातें लिखी हुई है, ये ध्यान रखना बस। फिर है भारतीय शासकों द्वारा, अपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था सिक्के और राजा, तो भारतीय शासकों द्वारा प्रचलित सिक्के, कॉइन्स प्रिवेंट बाय इंडियन रूलर्स, भारतीय जो शासक उन कौन कौन से सिक्के जो है वो चलाए। तो प्राचीन काल में भारतीय शासकों द्वारा सोने, चांदी, तांबे आदि सिक्के चलाए जाते थे, बिल्कुल ठीक है। कॉइन्स इशूड बाय द इंडियन रूलर्स इन एंशिएंट टाइम, रिपीट हो गया ये, ठीक है, इन एंशिएंट टाइम कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा वाज इशूड बाय इंडियन रूलर्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चांदी, सोने और तांबे के हम सिक्के चलाते थे। और अब इसमें अपन एक एक पॉइंट लेते हैं। सोने के सिक्के सबसे पहले कब चले, तो सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं द्वारा जारी किए गए, वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा 1 मार्क्स में क्वेश्चन तैयार हो गया। कॉइन्स इशूड बाय कुषाण रूलर्स था, कुषाण रूलर्स, फिर रिपीट है भाई ये थोड़ा सा, मतलब वो हेडिंग होगी इसलिए आपको कंटिन्यू लिखना है।
कॉइन इशूड बाय कुषाण रूलर्स इशूड लार्जेस्ट होआर्ड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स फर्स्ट इन फर्स्ट सेंचुरी सीई, ठीक है, सबसे पहले सोने के सिक्के जो चलाए पहली शताब्दी में चलाए और कुषाण रूलर्स ने चलाए, ठीक। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से पता चलता, मतलब बहुत ज़्यादा यूज होते थे सोने के सिक्के, व्यापक का मतलब बहुत ज़्यादा, व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं तथा भारी मात्रा में अन्य वस्तुओं का विनिमय किया जाता था, क्यों, वरना सोने के सिक्के चलाना तो छोटी मोटी बात तो है नहीं, ठीक है। तो द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ गोल्ड कॉइन्स इंडिकेट्स द एनर्म्स वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट वर टेकिंग प्लेस, बिल्कुल सही है। और इसके अतिरिक्त बिसाइड दैट दक्षिणी भारत के अनेक पुरास्थलों में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के भी हमें मिले हैं। बिसाइड्स hoards of Roman coins have been found from archaeological sites in South India, हमें रोमन सिक्के भी जो दक्षिणी भारत हमारा वहाँ पर मिले हैं, एक पॉइंट हो गया। सेकंड, योद्धेय शासक, ये योद्धेय सिक्का है, ये योद्धेय सिक्का है, ठीक है, यानी कि योद्धेय कॉइन्स है ये जो बुक में लिखा, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है आपको, क्योंकि कौन सा वहाँ पर इमेज पूछेगा या फिर कौन सी इमेज आपसे बनवाएगा, लेकिन हाँ नॉलेज के लिए देख सकते हैं अपन। जो योद्धेय शासक थे, योद्धेय शासक द्वारा जारी किए गए सिक्के पंजाब और हरियाणा के योद्धेय जो प्रथम शताब्दी है काबाइली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। तो ध्यान रखना, पहला अपन ने पढ़ा सोने के सिक्के जारी किए थे, वो किए थे कुषाण राजाओं ने, कुषाण रूलर्स ने, और योद्धेय सिक्के योद्धेय शासकों द्वारा जारी किए गए, और वो भी कहाँ पर, पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। कॉइन इशूड बाय योद्धेय रिपब्लिक कॉइन्स वर आल्सो इशूड by tribal republics such as that of योद्धेय ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और वो भी फर्स्ट सेंचुरी सी की बात है। और उत्खनन में योद्धेय शासकों द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में, और ये जो योद्धेय सिक्के हैं ना जो तांबे के बने हुए हैं, ये बड़ी चीज़ है, डीपली बात आ जाती है कि योद्धेय शासकों द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्के, ये जो योद्धेय सिक्का आपको दिख रहा है तांबे का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि योद्धेय सिक्के किसके बने हुए थे, सोने के, चांदी के, तांबे के, इनमें से कोई नहीं, तो तांबे के ये बने हुए थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनर्थ several thousand कॉपर कॉइन्स, हजारों की संख्या में कॉपर कॉइन, सॉरी कॉपर होता है उसका मतलब, तो कॉपर कॉइन हजारों की संख्या में जो है कॉपर कॉइन इशूड बाय द योद्धेय हमें मिले हैं। नंबर 3, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के सोने के सबसे उत्कृष्ट सिक्कों में से कुछ सिक्के गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए थे। गुप्त शासकों द्वारा, ये हेडिंग है भाई, हर बार यूज हो रही है, ये हेडिंग है, रिपीट कुछ भी नहीं, इसको आप ना भी लिखोगे तो चल जाएगा। ये देखो, ये जो हेडिंग है, यहाँ से लिखेंगे अपन सोने के सबसे उत्कृष्ट सिक्कों में कुछ सिक्के गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए थे, ये हैं, ठीक है, यानी कि ये आपको नहीं लिखना है, इतना हेडिंग की कोई जरूरत नहीं है। सम ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल गोल्ड कॉइन वर इशूड बाय द गुप्त रूलर्स, ये है, ठीक है, बाकी ये कोई भी हेडिंग की जरूरत नहीं, हालांकि वो तो ठीक है सेंटेंस, बाकी अपना हो जाएगा, ठीक है ना, बाकी कन्फ्यूजन नहीं, बहुत ईजी है। फिर अपन बात करते हैं चौथा पॉइंट, इसी को कंटिन्यू करें अपन, कि सोने के कम सिक्के मिलने के, अपन ने पढ़ा कि ये जो तांबे के सिक्के थे हजारों की संख्या में मिले, लेकिन सोने के सिक्के उतने नहीं मिले, तो सोने के सिक्के कम मिलने के पीछे क्या कारण था? तो इसमें इतिहासकारों के अलग अलग मत है। इतिहासकारों के अनुसार क्या अपन बात करेंगे, रीजंस फॉर डिक्लाइन द फाइंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, ठीक है, क्या कारण थे हिस्टोरियंस देख लेते हैं। तो रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था, और रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे इन राज्यों, समुदायों और प्रदेशों की जो संपन्नता क्षीण हो गई, जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। भाई जैसे जब एम्पायर, पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, तो फिर वहाँ से उतना लेन देन या आयात निर्यात, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, एक कारण तो ये था। ज़्यादा याद ना रहे, इतना ध्यान रखना कि रोमन साम्राज्य का अंत होना, रोमन एम्पायर का डिस्ट्रॉयड होना इसका मेन कारण था। आफ्टर द कोलैप्स of the Western Roman Empire, long distance trade decline, and this affected the prosperity of the states, communities and regions that had beneficially from it. Second, इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। बिल्कुल ठीक, ये भी एक कारण है। जब नए नगर बनेंगे तो अलग अलग बिजनेस, अलग अलग व्यापार होगा, अलग अलग तरह के सिक्के चलेंगे, तो भी ये कारण था। द न्यू टाउन्स एंड नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड स्टार्टेड इमर्जिंग अराउंड दिस टाइम। हालांकि यद्यपि, हालांकि की बात है, इस काल में के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया,
परंतु अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्कों का उल्लेख होता रहा है। हालांकि सिक्कों की संख्या तो कम हो गई थी, लेकिन इंस्क्रिप्शन से जो अभिलेख उसमें हालांकि फिर भी लिखा हुआ है कि सोने के सिक्के होते थे, उनमें अभी भी इनकी बातें लिखी हुई है। थ्रू फाइंड द कॉइन्स ऑफ दैट टाइम आर फ्यूअर बट कॉइन्स कंटिन्यू बी मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन एंड टैक्सेस, उसके अंदर सोने के सिक्कों के बारे में फिर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था अपना राजा और उनके सिक्के, भारतीय शासक द्वारा प्रचलित सिक्के। तो बेसिकली 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखेंगे आप, तो भारतीय राजाओं द्वारा प्रचलित सिक्के जो होते थे, ये फिर भारतीय राजा पहले जो सिक्के कोइंस लाते थे वो सोने के, चांदी के, तांबे के बेसिकली सिक्के चलाया करते थे। कोइंस या तांबे के सिक्कों सबसे ज़्यादा मिले, हज़ारों की संख्या मिले, गोल्ड के थोड़े से कम मिले। नोट, मुद्रा शास्त्र, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मुद्रा शास्त्र 1 मार्क्स में, ये क्या है? तो मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि इसको अपन बोल देंगे न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, इसे बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। तो न्यूमिस्मैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में 1 मार्क्स में। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र। अच्छा, मुद्रा शास्त्र में और क्या क्या जानकारी होती है? तो अब आप देखते हो कोई भी सिक्का होता है उसके ऊपर एक इमेज बनी होती है, या तो चित्र बने होते हैं, या उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है। तो उन सब की स्टडी करना, उन सब के बारे में जानना, वो भी मुद्रा शास्त्र में आता है। यानी कि इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा उनकी धातुओं का कि किस मेटल का बना हुआ है, भाई चांदी का बना हुआ है, किस धातु का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, तांबे का बना हुआ है, और किस धातु का विश्लेषण उनके लिए, और जिन संदर्भों में इन सिक्के को पाया गया है उनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत ही आता है। यानी कि इंक्लूडिंग विजुअल एलिमेंट्स सच एज स्क्रिप्ट्स एंड इमेजेस। ठीक है, वो भी मेटलर्जिकल एनालिसिस एंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे हैव बीन फाउंड, ये सब भी इसी न्यूमिस्मैटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो बहुत इजी है। पहली बात तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र बोला जाता है, और उन सिक्कों के ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या कौन कौन से इमेज, चित्र वगैरह है, उन सब की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी वो अगर इन्फॉर्मेशन में लेते हैं तो वो भी मुद्रा शास्त्र या फिर न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत ही आता है। तो बहुत ही शानदार है। एक क्लास और होगी इस चैप्टर की, उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।